जी वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्वेश्चन लिया है शहनाज का। वो पूछना चाह रही हैं कि उनके जो हैं उनकी डिवोर्स हो चुकी है और लेकिन उनके इन लॉज जो हैं उनके जो हस्बैंड के साबिक जो शोहर हैं वो उनके जो वालदैन हैं वो उनका जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको 10,000 माहाना खर्च भी दे रहे हैं और उनके जो भी उनके अखराजात हैं जो है उनके मकान के उनके अपनी वो फुलफ़िल कर रहे हैं। वो पूछना चाह रही हैं कि 10,000 जो है वो मेरे लिए इनसफिशेंट है और मैं अगर जो है ये घर छोड़ के कहीं और जाती हूँ, रेंट पे घर लेती हूँ और अपना फ्रीली जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो क्या मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे मेंटेनेंस देंगे बच्चों की और जो भी मेरे अखराजात होंगे क्या वो फुलफ़िल करेंगे या नहीं? जी, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है इस वक्त। कुछ अपनी बातें भी हम कुछ अपनी चीज़ें भी उसमें क्लियर कर लें तो बहुत इसमें कुछ हमें आप, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है अदालतों में, खुद भी माशाल्लाह इस तरह के हज़ारों केसेस आप खुद देख चुकी होंगी। एक्चुअल पोजीशन क्या है? क्योंकि अगर हम इस वक्त फैक्चुअल बात करें 10,000 ऑलरेडी इनको मिल रहा है। अगर ये जाती भी हैं कोर्ट में, हस्बैंड इंटाइटल है पे करने के लिए, आप पहले बता चुकी हैं हस्बैंड अपने बच्चों को जो है वो पे करने के लिए, ख़वातीन जो उसकी बच्चियाँ हैं उसको शादी तक और बच्चों को बलूगत तक जो है लड़कों को हस्बैंड जो है पे करने के लिए लाइबल है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या 10,000 तक? क्या उनको अगर वो अदालत में जाती हैं, सिविल कोर्ट में जाती हैं बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, तो क्या 10,000 से ज़्यादा इनकम इनको मिल सकती है बच्चों के मेंटेनेंस? देखिए, अब सवाल ये है कि क्या हैसियत है जी बच्चों के वालिद की, क्योंकि अगर देखें ना चपरासी तो 10,000 नहीं दे सकता, ना उसके वालिदैन दे सकते हैं। यकीनन ये किसी मुतमव्वल घराने से खुद भी ताल्लुक़ रखती हैं और शादी भी हुई है किसी ऐसे ख़ानदान में जो अफोर्ड कर सकते हैं काफ़ी कुछ। उन्होंने इनको घर भी दिया हुआ है और 10,000 खर्चा भी दिया हुआ है और बच्चों की स्कूल फीस भी वो देते हैं। अब ये 3-4 और ग्रोसरीज भी वो लेके देते हैं। तो ये इनका ज़ाती खर्च है 10,000, जिसमें वो ये कह रही है कि मेरा गुजारा नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तलाक हो चुकी है तो जो एक्स वाइफ है ना उसकी जिम्मेदारी शोहर पे अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून के तहत नहीं। हालांकि कुछ ऐसे भी इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि कुरान मजीद में लिखा है कि जब आप अपने अज़वाज को छोड़ें तो उनको रीजनेबल आप मेंटेनेंस दें। लेकिन हमारे यहाँ इद्दत के पीरियड के बाद ये नहीं होता और हमारे यहाँ कानून भी नहीं है इसके लिए कोई अवेलेबल, और ना इसमें किसी सुपीरियर कोर्ट ने जो फैसला किया है कि भी ऐसा किया है कि एक्स वाइफ को खर्चा मिले। तो अगर ये अदालत में जाएंगी तो प्राइमा फेशा इनको खर्चा मिलेगा ही नहीं। बच्चों को खर्चा ज़रूर मिलेगा, उनकी स्कूलिंग का भी मिलेगा, और अगर उनके वालिद फ़र्ज़ कीजिए उनकी आमदन है लाख रुपए महीना, तो फिर उसमें से कम ये है कि 20-20 हज़ार रुपये महीना, 2 बच्चे हैं अगर वो ले सकते हैं, लेकिन फिर उनके घर का खर्चा भी उसमें से निकलेगा, उनके स्कूलों की फ़ीसें भी निकलेंगी, उनका बाकी सारा खर्चा भी निकलेगा। तो इनको तो खर्चे की एंटाइटलमेंट है ही नहीं, माँ सिवा के ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाए और वहाँ ये फैसला हो कि नहीं मुसलमान आदमी को एक्स वाइफ का खर्चा देना है अगर एक नई रूलिंग बन जाए और ये एक नई उसमें प्रेसिडेंट हो या लॉ में तब्दीली है, जो फिलहाल इस वक्त नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल में तो अगर तमाम इनके अखराजात मीट हो रहे हैं, बच्चों के भी घर के भी, और 10,000 रुपये फाजिल उस पर मिल रहा है और ये अपने ज़ाती खर्च के लिए समझते हैं कि इनको कुछ और मिलने का इम्कान है, तो ये अदालत से हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी पिछला जो भी हमारा क्वेश्चन आया है वो अपनी मर्जी से शादी का जो है कॉल ड्रॉप हो गई थी। कोर्ट मैरिजेस पे थोड़ा सा आप जो है वो अभी बात कर रहे थे कि जो लड़कियाँ अपनी मर्जी से जो है वो शादी कर लेती हैं और उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंसेस उनको जो है फेस करने पड़ते हैं, उसमें बताएं कि कोर्ट मैरिज की क्या लीगल हैसियत है हमारे? देखिए, हमारे इस्लामी जो है शरअ उसके मुताबिक तो 3 ज़रूरियात हैं शादी की। एक हिजाब सवाल जो आदमी करता है आमतौर पे, औरत भी कर सकती है वैसे मैं ये बता दूं, और दूसरी तरफ से कबूल, जो दूसरा फरीक है वो कबूल करे और इसमें आज़ाद मर्जी हो और उसमें हक महर कोई मुकर्रर हो जी, और कोई किसी जबर या इकरा या अगवा या इस तरह की सूरत ना हो। तो जब अपनी आज़ाद मर्जी से शादी करती है एक बालिग लड़की तो उसको ये याद रखना चाहिए कि उसने अपने माँ बाप की मर्जी से तो नहीं की और गालिबन लड़के ने भी अपने माँ बाप की मर्जी से नहीं की, तो बाद में अगर इसके कोई गलत नताइज निकले तो उसका भी फिर इनको खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा जो भी कॉन्सिक्वेंस होगी। तो ये बहुत सोच समझ करके तो सोच ये करनी चाहिए ऐसी शादी। और ख़ास तौर पे जो आजकल ये तरीका हो गया जी, ईमेल पे एक दूसरे से शनासाई हो रही है और गलत बयानी से काम ले रहे हैं लड़के, और फिर लड़कियां किसी के उसमें वर्गलाने में आ जाएं या SMS में आ जाएं या फ़ोनों पे, ये जो है सेल फ़ोन ने एक बड़ा ये मसला शुरू किया हुआ है कि आपको अनजान लोग जो है ना वो आपको
फंसा लेते हैं और उनको पता लगे कि ये औरत का फ़ोन है, औरत की आवाज़ है, वो ये नहीं देखते कि 70 साल की औरत है, मुझे भी फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। यकीन करें अब मेरी आवाज़ जो है वो 70 साल की औरत वाली नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और लड़कियों को इससे बहुत सोच समझ के, और मैं समझती हूँ कि एक बेदारी से काम लेना चाहिए कि किसी के चुंगल में ना आए। और जब अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं तो ये सोच लें कि भाई इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, कुछ अपने तौर पे मालूमात तो करें कि कौन है, कैसा है, और क्या ये वाकई सारी उम्र उसके साथ गुजारना है। ये कोई खेल मजाक नहीं है, तो सोच समझ के करें। ये मैं आपको बता दूं कि अगर लड़की अपनी मर्जी से करे तो वालिदैन भी उसमें नहीं इंटरफियर कर सकते। हमारी अदालतों का ये फैसला है और ये इस्लामी कानून भी ये। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अरशद कोटद्दू से बात कर रहा हूँ सर। जी अपना टीवी प्लीज इसकी या तो वॉल्यूम कम करें या टीवी बंद कर दें। अपनी टेलीविजन की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा प्लीज। कहना चाहूँगा, अगर शौहर ने बीवी को तलाक एक कागज में 3 मरतबा लिख दी, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं रजू करना चाहूँ तो उसका क्या तरीकाकार होगा? जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी इस तरफ मैं वैसे भी आना चाह रहा था कुछ, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी थे। आज हमने कॉल भी कोशिश की है कि मतलब जो है वो अच्छा, इन्होंने ये जो बात की है कि तलाक लिख दी, जी इससे मालूम होता है इन्होंने बीवी को सिर्फ लिख के दी। अगर इन्होंने यूनियन काउंसिल में वो रजिस्टर नहीं कराई तो ये तलाक हमारे आज के कानून के मुताबिक जो है ये वैलिड ही नहीं है। तो ये मतलब तलाक मुकम्मल तौर पे हुई ही नहीं। बीवी से रजू करना चाहे तो रजू करते। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस से पहले तो ये सूरत हाल थी कि एक आदमी गुस्से में भी बीवी को कह दे तलाक तलाक तलाक, या मजाक से भी कह दे, तो ये तलाक बिदअत तस्वर होती थी। मगर फिर भी वो जो थी वो वैलिड हो जाती थी। और ये एक बहुत बड़ा इशू था कि जी अब तो तलाक हो गई, सलासा तलाक हो गई, और अब इसका तो नतीजा ये है कि रजू ही नहीं कर सकता आदमी अपनी बीवी के साथ, माँ से वहाँ इसके हिलाला हो, जिसका मतलब है कि बीवी दूसरा निकाह करे, फिर उस आदमी से तलाक ले, फिर इद्दत पूरी करे, फिर शादी करे। तो ये बहुत बड़े बड़े मसले थे। अब तो सिंपल सी बात है, हमने पहले इस पे कर दिया कि जो है डाइवोर्स टू बी वैलिड इन पाकिस्तान इट हैज टू बी रजिस्टर्ड यूनियन काउंसिल। अब यूनियन काउंसिल में जब डाइवोर्स रजिस्टर हो गई, पहले तो वो यूनियन काउंसिल इनको बुलाएगी, और अगर वो 90 दिन में इनकी सुलह नहीं होगी तो फिर वो सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद वो इद्दत का पीरियड पूरा होगा, वो औरत कहीं और शादी कर सकती है। लेकिन हमारे कानून में ये गुंजाइश रखी गई है कि बावजूद वो 90 दिन के पीरियड गुजरने के, सर्टिफिकेट के इशू हो जाने के, अगर शौहर बीवी की तरफ रजू करना चाहे और बीवी उस पर राजी हो तो तलाक सलासा के बगैर हो सकता है। इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये शरअ के खिलाफ है। लेकिन अपील जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पेंडिंग कर दिया है, स्टे दे दिया है, और कानून अपनी जगह जूं का तूं है। अगर ये अपनी बीवी के साथ दोबारा शादी करना चाहें, दोबारा निकाह पढ़ा सकते हैं, दोबारा रजू कर सकते हैं। अगर यूनियन काउंसिल में सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ तो फिर तो दोबारा निकाह कराने का भी सवाल नहीं, फिर तो वैसे ही रजू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक बात है कि जैसे हमने देखा कि 1993 में मैं देख रहा था कि जो उलमाए अहले हदीस हैं उन्होंने एक फतवा दिया कि एक नशिस्त में अगर आप मतलब 100 बार भी है, जितनी बार मर्जी जो है तलाक प्रोनाउंस कर देते हैं, तो वो एक ही तलाक मानी जाती है। वो तलाक अहसन के ऊपर या तलाक हसन जो है वो उनके ऊपर कुछ रिलाय करते हैं और तलाक बिदा को अज़ल से ही नहीं मानते। इसके अलावा मैं मतलब पढ़ रहा था कि सीरिया में देखा जाए और ट्यूनिस में देखा जाए, इजिप्ट में देखा जाए, और जितने भी हम्बली, इसके अलावा जो हम्बली ममालिक हैं ख़ास तौर पर यहाँ पे सऊदीया में भी जो है वो तलाक सलासा का उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। वो यही मानते हैं कि एक दफ़ा दी, फिर रजू कर लिया, रजू नहीं किया, या दोबारा निकाह कर लिया रजू का वक्त गुजरने के बाद, इद्दत के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके नज़दीक इस वक्त मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त कि इस चीज़ को किया जाए कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई कोर्ट स्टेप लेती है तो हम अक्सर देखते हैं कि उसके ऊपर आके हमारे उलमा कराम भी कुछ जो है उनमें भी तजाद पाया जाता है। देखिए बात यह है कि उलमाए कराम का तो तजाद अज़ल से ही चलता आया, 72 फ़िरके यहाँ होते ही ना अगर इनका आपस में कोई इत्तेफाक होता। और मैं समझती हूँ कि इसलिए हमारा जो मुल्क का कानून है ना उसको सबके लिए यकसां होना चाहिए। बहुत अब ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 में हमने थोड़ी बनाई थी, ये तो अंग्रेज़ हुक्मरान बना गए। लेकिन उन्होंने देखिए किस इस एहतियात से उसको बनाया और हर एक से मशवरा करके बनाया। तमाम जो हैं जो फ़िक़ा उनमें से अच्छी चीज़ें उनकी ले ली। मसलन हमारी सुन्नी फ़िक़ा ये कहती थी कि अगर एक आदमी अदम पता हो जाए, वो गायब हो जाए और बीवी रह जाए पीछे, जब तक 60 साल अदम पता ना गुजर जाए ना तो अदालत से वो तलाक ही नहीं ले सकती। तो देखिए अगर उसकी शादी फ़र्ज़ करो 15 साल की उम्र में भी हुई है
तो 75 साल की उम्र में उसने तलाक लेके क्या करनी है। अब दूसरी तरफ वो मालिकी फ़िक़्ह में उन्होंने देखा कि 7 साल के अंदर हो जाती है, तो फिर उन्होंने ये कानून बना दिया कि 7 साल के अंदर हो जाती है। उसके बाद अब उसमें तरमीम आई है, अब तो 3 या 4 साल का है तो वो हो सकती है। तो बात यह है कि हर चीज़ को हकीकत पे मबनी होना ज़रूरी है और कानून सबके लिए यकसां होना चाहिए। आर्टिकल 25 हमारे आइन का कहता है कि हर एक के लिए यकसां होगा कानून और हर एक से एक जैसा सलूक होगा, इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से जो भी कानून हो जो हमारे यहाँ रियासत बनाए, हमारे ऊपर तो उसी का इतलाक होता है। और हमारे यहाँ तलाक सलासा जो रिकग्नाइज होती है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में, वो वही होती है जो 3 दफ़ा यूनियन काउंसिल में भी सुलह की कोशिश हो और वो फेल हो जाए और वहाँ रजिस्टर हो जाए और सर्टिफिकेट इशू हो जाए, फिर तो वो बाइंडिंग होती है। और वो तलाकुल बिदअत तो हमारे यहाँ रिकग्नाइज होती ही नहीं, चाहे कोई कुछ भी फतवा दे दे, जब मुल्क का कानून नहीं उसको रिकग्नाइज करता तो ये बात ऐसी हो ही नहीं सकती जी। और इसी जब हम ये इरफान बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि लोग जो है इसी तजाद का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो उनको लगता है कि कोई भी सैक्ट जो है वो उन्हें फेवर कर रहा है तो इवन दे चेंज देयर सैक्ट जी बिल्कुल। और जो कहते हैं जी आपके ऑपोजिट जो उलमा हैं उनसे जाके जो है वो अपनी लिए जो है अपनी फेवर में फतवा ले लेते हैं और जो है वो उसको जब सलासा हो जाती है तो अहले हदीस जो है वो उनसे जाके फतवा ले लेते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यकसा लॉ नहीं है, मसला वही है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छी रिवायत नहीं है। जैसे मैंने कहा कानून यकसा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि अब जैसे मसलन विरासत का कानून है, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये है कि अगर बेटियाँ हों एक या एक से ज़्यादा और भाई कोई ना हो तो वो अपने वालिदैन की तमाम जायदाद की वारिस होती है। लेकिन सुन्नी फ़िक़्ह में ये है कि अगर बेटी एक हो तो वो आधा ले सकती है अपने माँ बाप की विरासत का, और अगर 2 हों तो वो 2/3 ले, और 2 से ज़्यादा भी हों तो वो 2/3 लेंगे। बाकी जो हैं वो उनके एग्नेट्स यानी कि जो भी मरने वाला है, माँ है या बाप, उनके भाइयों को बहनों को उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब उससे नतीजा ये होता है, मेरे पास बहुत दफ़ा लोग आए कि जी हमारी बेटियां हैं हम क्या करें, और वो अक्सर ये करते हैं कि वो फ़िक़्ह जाफ़रिया को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद ये कहते हैं जी निकाह होगा तो उसके ऊपर वो आएगा फ़िक़्ह जाफ़रिया का मौलवी पढ़ाने आएगा, मरेंगे हम तो हमारी नमाज जनाजा भी वो शिया मौलवी करेगा, हमारे तदफीन का तरीका भी होगा शियों के मुताबिक, और शिया कब्रिस्तान में हम बेरिड होंगे ताकि ये बेटियों के लिए कोई मसला ना बने। तो जहाँ आपका ईमान जो है वो इतना कच्चा है कि आप थोड़े से फ़ायदे की खातर बदल लेते हैं। और यहाँ जब ज़ियाउल हक ने वो बनाया कि जी हर एक के बैंक के अकाउंट में से ज़कात निकल जाएगी पहली रमज़ान को सिवाय शियों के और गैर मुसलमानों के, तो लोगों ने जाके वहाँ हल्फी बयान अदालत बैंकों में देना शुरू कर दी कि हम या तो मुसलमान ही नहीं है और अगर किसी दूसरे मज़हब से हमारा ताल्लुक है, या अगर हम हैं तो हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक है। और फ़िक़्ह जाफ़रिया ने पहले दिन ही ले लिया था ये अपने हक में एक फतवा या फैसला। डिक्टेटर जो था ज़ियाउल हक उस ज़माने में, वो भी तो एक मौलवियों का बाप था या जो भी था, तो उसने कह दिया कि ये जो है ये मुस्तस्ना है। तो उस इस्तिस्ना का फ़ायदा आप समझें आधी पाकिस्तान की आबादी जिसमें हमारी ज़्यादा अक्सरियत जो है वो सुन्नियों की है, मुसलमानों की जितनी भी है यहाँ आबादी उसमें से 30% अभी अहले तशय्युअ और बाकी ऑलमोस्ट से ज़्यादा फ़ीसद जो थे वो थे सुन्नी और 20% तकरीबन शिया। अब शिया की तादाद में ज़्यादा जो हुआ है ना इंक्रीज, वो हुआ ही इसी ज़कात के कानून से। अब वो जो कानून है वो दोबारा यकसा हो गया क्योंकि सुन्नियों ने कोई ज़रा जो जी होश थे उन्होंने जाके अदालत में एक पटिशन डाली कि जी ये कैसा इम्तियाज़ हो सकता है। आर्टिकल 25 का जो है आइन का वो कहता है किसी के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करनी, आप और मैं सबके लिए एक जैसा है। तो अगर शियों को इस्तिस्ना है तो हमें भी इस्तिस्ना है, तो अब उन्होंने सुन्नियों ने भी इस्तिस्ना ले लिया। जी बहुत जो है वो खूबसूरती से आपने जो है उस चीज़ को बताया कि अगर कवानीन जो है यकसा हो जाए, कोई चीज़ जो है वो कहीं से भी मिल जाए। हम देखते हैं कि जिस तरह अभी आप हमें बता रही हैं और एक हदीस भी इसमें मिलती है, अपने व्यूअर्स को बताते चले। बहुत खूबसूरत बात की इस वक्त हमारे साथ आज मौजूद थी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिब। उन्होंने बताया कि अगर कानून यकसा हो जाए तो बहुत से मसाइल जिस तरह के जो हम डिस्कस कर रहे थे वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएंगी। बल्कि यहाँ हमें ये बात भी मिलती है कि अगर अच्छी बात जो है वो तुम्हें शैतान से भी मिले तो उसको भी अडॉप्ट कर लो। और यहाँ पे हमारे हालात कुछ इस तरह से हैं कि हमारे अपने जो उलमा कराम हैं
वो ही उनमें ही तजाद पाया जाता है और किसी एक चीज़ पे कंसेंसस नहीं होता। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म होता है। एक दफ़ा फिर मैं जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हम कहना चाहेंगे इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, और हमारे जो है जनरल पब्लिक के लिए भी ये इस तरह के, बल्कि हम बार बार हमारी ख्वाहिश होगी कि आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाएँ और हमें जो है, और एक जनरल पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस है। जब हम औरतों की बात करते हैं, औरतों के हुकूक की बात करते हैं, तो जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा ने भी यही बात बताई कि आपको खुद बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप जो है अपने हुकूक के लिए किसी दूसरे की तरफ देखें, आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए और आगे अपना जो है विजिलेंस इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक के लिए खड़े होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। अल्लाह हाफिज़।